हेलो फ्रेंड, आप कैसे हो। आप सभी को आज का वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, जैसा कि आपको मालूम है, ये बायोलॉजी का सीरीज है और इसका जो लुसेंट का टॉपिक है मानव शरीर क्रिया विज्ञान से, जो कि हम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और इसका जो पार्ट A2 है, जो कि इससे पहले पार्ट 1 हो चुका है। तो गाइस, मैं इस वीडियो को आपको पूरे कंसेप्ट के साथ पढ़ाऊँगा, जो कि आप किसी भी एग्ज़ाम का अगर तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो दोस्तों, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कितने। तो मानव का जो हृदय होता है उसमें 4 कोष्ठक होते हैं। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 2 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा कितना। तो 0.8 सेकेंड लगता है, जो कि एक बार धड़कने के लिए हृदय को कितना समय लगता है। तो 0.8 सेकेंड। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कितना। तो अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो उसका प्रति मिनट में हृदय कितना बार धड़कता है। तो 72 बार। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 4 नंबर क्वेश्चन है, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कहाँ से। तो धमनी से मापा जाता है। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है। तो धमनी से। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। तो गाइस, कुछ नाड़ी के बारे में हम जान लेते हैं। तो देखो, ये नाड़ी दर वह संख्या है जिससे हमारा दिल 1 मिनट में धड़कता है, और जो यह दर धमनियों से महसूस होती है, क्योंकि जब हृदय रक्त को पंप करता है तो उसमें लहर जैसी गति आती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम नाड़ी कहते हैं। और नाड़ी को मापने के लिए सामान्यतः यहाँ पे कलाई की ध्वनि या गर्दन की ध्वनि का उपयोग किया जाता है, जो कि ये कंसेप्ट है, आपको बता दिया ये नाड़ी के बारे में। तो गाइस, ये चीज़ें आपको याद रखना है। 5 नंबर क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो कि 120 मिलीमीटर व 180 मिलीमीटर तक होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 5 नंबर क्वेश्चन है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप। तो हम जब दौड़ लगाते हैं तो मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 7 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग कितनी बार धड़कता है। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कितनी बार। तो सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग कितनी बार धड़कता है। तो 2 अरब धड़कता है सामान्य जीवन में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य शरीर में हृदय का कार्य है। तो हृदय जो होता है इसका क्या कार्य है। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। पंपिंग स्टेशन की तरह ये कार्य करता है हृदय। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब गाइस, कुछ हृदय के बारे में जान लेते हैं। तो देखो, हृदय हृदय क्या करता है। तो ये जो हृदय होता है ना, हृदय एक मांसपेशी से बना अंग है, जो दिन रात बिना रुके काम ये करता है। यह रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है, जैसे एक पंपिंग स्टेशन की तरह ये काम करता है। इसीलिए आपको वहाँ पे पंपिंग स्टेशन जो कि ऑप्शन ए में था। और यहाँ पे देखो, अब इसका कार्य क्या है हृदय के। तो हृदय जो कार्य करता है, यह हृदय ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के अंगों तक पहुँचाता है और ऑक्सीजन रहित रक्त को फेफड़ों में भेजता है, ताकि वह फिर से शुद्ध हो सके। तो ये इसका कार्य होता है हृदय का। तो गाइस, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोगों को ये कंसेप्ट याद रखना है। 9 नंबर क्वेश्चन है, शरीर की विशालतम धमनी है। तो आपको बताना है विशालतम धमनी कौन सी है शरीर की। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कौन से। तो यहाँ पर एओर्टा जो कि यहाँ पे महाधमनी, इसे हिंदी में महाधमनी कहते हैं और इंग्लिश में एओर्टा धमनी कहते हैं, जो कि यह शरीर की विशालतम धमनी है।
तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब कुछ यहाँ पे महाधमनी के बारे में जान लेते हैं। तो देखो ये जो धमनी होती है ना, यह शरीर की सबसे बड़ी और सबसे छोटी धमनी है। कौन से? तो ये महाधमनी जो कि यह शरीर की सबसे बड़ी और सबसे छोटी धमनी है, हृदय के बाएं निलय से निकलती है। ये जो महाधमनी है कहाँ से? तो हृदय के बाएं निलय से निकलती है। और जो यह ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य करती है। कौन? तो महाधमनी करती है। तो गाइस ये भी एग्जाम में इससे भी कुछ कंसेप्ट पूछे जाते हैं जो कि आपको याद रखना है। 10 नंबर क्वेश्चन है, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो शरीर के वजन का 7%, मतलब जितना शरीर है उसका 7% रक्त होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 11 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति में रक्त का औसत आयतन होता है। तो एक व्यक्ति मतलब व्यक्ति में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कितना? तो 5 से 6 लीटर होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 12 नंबर क्वेश्चन है, मानव रुधिर का पीएच है। तो मानव रुधिर का पीएच मान कितना है? तो 7। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। कितना? तो 7.4 है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 13 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो तीली करती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो गाइस यहाँ पे कुछ हम तीली के बारे में जान लेते हैं। तो देखो ये तीली है ना, ये प्राकृतिक रक्त बैंक है। और जो तीली शरीर का एक अंग है जो पेट के बाईं ओर स्थित होता है, इसे शरीर का प्राकृतिक ब्लड बैंक कहा जाता है। तीली को क्या कहा जाता है? तो शरीर का प्राकृतिक ब्लड बैंक भी कहा जाता है। और जो ये तीली का कार्य क्या है? तो देखो यहाँ पे ऑप्शन एक में है कि पुरानी और क्षतिग्रस्त लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करना। जो देखो यहाँ पे पुरानी और जो क्षतिग्रस्त लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करना, इसका 1 नंबर कार्य हो गया। और 2 में है रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स और श्वेत रक्त कोशिकाओं को संग्रहित करना, ये भी इसका कार्य होता है। और ऑप्शन 3 में आपातकाल, मतलब जैसे कि रक्त स्राव के समय में अतिरिक्त रक्त कोशिकाएं को छोड़ना, इसका ये कार्य होता है, जो कि एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। 14 नंबर क्वेश्चन है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। कितने? तो देखो यहाँ पे 91 से 92% जो कि प्लाज्मा में क्या पाए जाते हैं? तो पानी पाए जाते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे रक्त प्लाज्मा के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो देखो रक्त प्लाज्मा है ना, यह रक्त का तरल भाग होता है और हल्के पीले रंग का होता है। प्लाज्मा जो होता है ये हल्के पीले रंग का होता है। रक्त का लगभग 55% हिस्सा प्लाज्मा होता है। रक्त में कितना? तो 55% हिस्सा प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा में क्या क्या होता है अब इसको हम देख लेते हैं। तो देखो प्लाज्मा में क्या क्या होता है? तो प्लाज्मा में 91 से 92% क्या होता है? पानी होता है, जो कि आपको ऊपर क्वेश्चन में करा चुके हैं। और ऑप्शन 2 में है जो कि शेष मतलब 8 से 9% जो बचता है, तो उसमें प्रोटीन होता है। अब प्रोटीन में 3 प्रकार का प्रोटीन होता है। एक होता है एल्ब्यूमिन प्रोटीन, और दूसरा का होता है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, और तीसरा का होता है फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है। अब देखो और उसके बाद यहाँ पे ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड होता है, हार्मोन होता है, एंटीबॉडी और लॉन आदि इसमें पाए जाते हैं। तो गाइस ये याद रखना है कितना होता है। तो देखो इसमें जो प्लाज्मा है ना, इसमें 91 से 92% पानी होता है। और प्लाज्मा में और शेष जो बचता है 8 से 9% जिसमें प्रोटीन होता है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, हार्मोन और एंटीबॉडी लॉन पाए जाते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, रक्त में पाए जाने वाले धातु हैं। तो रक्त में कौन से पाए जाने वाले धातु हैं? तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन से? तो ये जो लोहा है नु, तो ये रक्त में पाए जाते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा।
तो गाइस देखो यहाँ पे जो लोहा लोहा क्यों महत्वपूर्ण है रक्त में, तो लोहा रक्त में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है। हीमोग्लोबिन जो कि आरबीसी में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, तो ये आरबीसी में पाया जाता है। और इसका काम क्या है, तो देखो यहाँ पर किस प्रकार से दिया है। जो ये लोहा होता है ना, ये किस में पाए जाते हैं, ये हीमोग्लोबिन में लोहा पाए जाते हैं। और हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, तो ये आरबीसी में पाया जाता है। अब देखो यहाँ पे हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, तो ऑक्सीजन को फेफड़े से शरीर के हर हिस्से तक ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को आपस फेफड़े तक लाना, इसका ये कार्य होता है हीमोग्लोबिन का। तो गाइस ये भी आपको याद रखना है। 16 नंबर क्वेश्चन है, रक्त शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पे होता है, तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कहाँ पे, तो किडनी में रक्त का शुद्धिकरण होता है। तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो देखो आपको इसमें बताना है कि कौन से कथन आपका सही है। तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन से कथन सही है, तो शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। ये आपका ऑप्शन सी आपका कथन सत्य है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 18 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। तो देखो यहाँ पे जो शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या कहते हैं, तो डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इस खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 19 नंबर क्वेश्चन है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है। तो देखो जो हमारा रक्त होता है ये लाल होता है, तो ये रंग निम्न में से किसके कारण होता है, तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो देखो यहाँ पे हीमोग्लोबिन एक प्रकार का लौह युक्त प्रोटीन है जो आरबीसी में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, तो मतलब जो हीमोग्लोबिन है नो, ये लौह युक्त प्रोटीन है और ये आरबीसी में पाया जाता है। यह ऑक्सीजन से जुड़कर शरीर में विभिन्न भागों में उसे पहुंचाने का कार्य करता है। और हीमोग्लोबिन का लाल रंग लोहे और ऑक्सीजन के संयोजन के कारण होता है, जिससे रक्त भी लाल दिखता है। तो देखो क्या होता है, हीमोग्लोबिन का लाल रंग लोहे और ऑक्सीजन के संयोजन के कारण होता है, जिससे रक्त भी लाल दिखता है। तो ये आपको याद रखना है, किसके कारण रक्त लाल होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन में क्या होता है, तो लोहे और ऑक्सीजन के संयोजन के कारण होता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना, क्योंकि इससे फिर आगे क्वेश्चन बनेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में होता है, तो देखो क्वेश्चन आ गया हीमोग्लोबिन में क्या होता है, तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। लोहा हीमोग्लोबिन में होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 21 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो देखो ये भी क्वेश्चन जो कि हमने बताए थे, क्या कार्य है हीमोग्लोबिन का शरीर में, तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑक्सीजन का परिवहन करना ये हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 22 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है। तो ये जो शरीर में होता है लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पे होता है, तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। कहाँ पे, तो ये अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कण का निर्माण किस कहाँ पे होता है, तो अस्थि मज्जा में। तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 23 नंबर क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। तो हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है, तो ये आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि ये जो आरबीसी में क्या पाया जाता है, तो ये जो हीमोग्लोबिन है नो, ये आरबीसी में पाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो यहाँ पे कुछ देख लेते हैं। देखो हीमोग्लोबिन एक विशेष प्रोटीन है जो आरबीसी मतलब लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, तो ये आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है।
और यह ऑक्सीजन को फेफड़े से शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाता है, और हीमोग्लोबिन ही आरबीसी को लाल रंग देता है। ये भी क्वेश्चन आगे देख चुके हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त को फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये जो फुफ्फुस शिरा है नु, तो ये क्या करता है? तो ये देखो, ये जो फुफ्फुस शिरा है नु, तो ये रक्त वाहिका जो कि साफ रक्त को फेफड़े से हृदय तक ले जाता है। कौन? तो फुफ्फुस शिरा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। लोहित कोशिकाएं के द्वारा रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो देखो यहाँ पे लोहित कोशिकाएं, मतलब इसको आरबीसी कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स, और इनमें पाया जाता है। तो इनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, जो कि हम पढ़ चुके हैं। और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़कर उसे फेफड़े से शरीर के हर हिस्से तक पहुंचता है, और हर अंग को ऑक्सीजन देने का काम आरबीसी करता है। तो ये आपको याद रखना है। 26 नंबर क्वेश्चन है, किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। हेपेरिन के मौजूदगी के कारण जो कि शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो गाइस यहाँ पे हेपेरिन के बारे में जान लेते हैं कि हेपेरिन के मौजूदगी के कारण शरीर में रक्त क्यों नहीं जमता है। तो देखो यहाँ पे हेपेरिन जो है नु, एक ये प्राकृतिक एंटीको अंगुलेंट पदार्थ है, और यह यकृत और बेसोफिल श्वेत रक्त कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होता है। जो ये हेपेरिन किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो यकृत और बेसोफिल्स श्वेत रक्त कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होता है। और इसका कार्य क्या है? हेपेरिन का कार्य क्या है? तो रक्त के भीतर थक्का बनने से रोकना, ये हेपेरिन का कार्य होता है। एंड उसके बाद देखो यहाँ पे, ताकि रक्त शरीर में लगातार बहता रहे और नशे में रुकावट ना आए, ये हेपेरिन का कार्य होता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर का रक्त बैंक डैश डैश कहलाता है? तो देखो, मानव शरीर का रक्त बैंक कौन कहलाता है इनमें से? यहाँ पे प्लीहा कहलाता है, यकृत, या कि हृदय, या कि किडनी? तो देखो यहाँ पे जो मानव शरीर का रक्त बैंक कौन कहलाता है? तो प्लीहा कहलाता है। तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। प्लीहा को क्या कहते हैं? तो प्लीहा जो है ना, ये मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। तो देखो, प्लीहा जो है वो मानव शरीर का रक्त बैंक ही क्यों कहलाता है? तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, प्लीहा को शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि यह अतिरिक्त रक्त को संग्रहित करती है। मतलब जो रक्त होता है वो अतिरिक्त रक्त होता है, तो ये जो प्लीहा है नो, तो ये रक्त को संग्रहित करती है। और इसका दूसरका में है, यह पुरानी, मतलब क्षतिग्रस्त आरबीसी को नष्ट कर देती है। मतलब जो पहले वाला जो खून होता है, इसको क्या करती है? तो नष्ट कर देती है। और तीसरका में है, यह प्रतिरक्षा में भी सहायक है। मतलब ये क्या है? तो प्रतिरक्षा में भी सहायक है। और जब शरीर को अचानक अधिक रक्त की ज़रूरत होती है, जैसे मान लो अचानक रक्त की ज़रूरत कब होगी? जैसे चोट लग जाने पर, तो प्लीहा अपना संग्रहित रक्त छोड़ता है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखना है, जो कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बहुत ही बनता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो देखो, रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये किसके द्वारा? तो ये हिम्पोसाइटस के द्वारा होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो देखो यहाँ पे एंटीबॉडी शरीर की रक्षा प्रणाली का हिस्सा है। क्या है? तो एंटीबॉडी ये शरीर की रक्षा प्रणाली का हिस्सा है। ये लिम्फोसाइटस नामक श्वेत रक्त कोशिकाओं द्वारा निर्मित होती है। और एंटीबॉडी शरीर में प्रवेश करने वाले
रोगजनक आदि मतलब रोगजनक जैसे कि बैक्टीरिया वायरस होता है, तो इनको क्या करती हैं, तो इनको पहचान कर नष्ट करने का कार्य करती हैं। कौन? तो एंटीबॉडी करती हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। 29 नंबर क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? तो ये जो लाल रक्त कणिकाएं हैं ये किस अन्य नाम से जानी जाती हैं? तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये जो है नो, तो ये इरिथ्रोसाइटस के नाम से भी जानी जाती है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। ये जो लाल रक्त कणिकाएं जो है नो, मतलब यहाँ पे आरबीसी, तो ये किस नाम से जानी जाती है? तो ये एरिथ्रोसाइटस के नाम से भी जानी जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 30 नंबर क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। कहाँ पे? तो ये जो लाल रक्त कणिकाएं होते हैं ना, ये अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो गाइस यहाँ पे कुछ अस्थि मज्जा के बारे में जान लेते हैं। तो देखो, अस्थि मज्जा जो है ना, ये शरीर के लंबी हड्डियों के भीतर पाई जाती है, जैसे जांग की हड्डी हो गया। और ये जो अस्थि मज्जा ये जो होती है ना, तो ये आरबीसी मतलब यहाँ पे लाल रक्त कोशिकाएं का निर्माण और साथ ही डब्ल्यूबीसी व प्लेटलेट्स का निर्माण भी कौन करता है? तो अस्थि मज्जा करती है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को रक्त जनन कहते हैं। मतलब देखो, ये जो अस्थि मज्जा है नो, तो इसमें क्या होता है? तो अस्थि मज्जा में आरबीसी का और डब्ल्यूबीसी का और प्लेटलेट्स का निर्माण भी होता है। और जो निर्माण होता है तो उस प्रक्रिया को रक्त जनन कहते हैं, जो कि ये एग्जाम में पूछा हुआ है, ये याद रखना आप लोग। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। किसको? तो पलिया को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। तो गाइस आओ यहाँ पे पलिया के बारे में जानते हैं। तो देखो, पलिया को कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है पलिया को। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखो, ये जो है ना, तो यह पुराने व क्षतिग्रस्त लाल रक्त कणिकाओं को नष्ट करती है और यह उसमें मौजूद लौह तत्वों को निकालकर फिर से उपयोग के लिए संग्रहित भी करती है। और साथ ही यह कुछ नई आरबीसी को स्टोर भी करती है। इसलिए क्या कहा जाता है? इसलिए आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? तो पलिया को कहा जाता है। तो देखो गाइस, अब यहाँ पे पलिया को और आसान भाषा में हम समझते हैं। तो देखो, पलिया को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, तो इसका मतलब यह होता है, तो देखो जैसे शरीर में जो पुराने या खराब हो चुकी लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, उन्हें पलिया नष्ट कर देती है। ठीक वैसे ही जैसे कब्रिस्तान में मृत शरीर को दफनाया जाता है, उसी प्रकार ये जो पलिया क्या करती है? तो उसी प्रकार जो पलिया है शरीर में पुराने या खराब हो चुकी लाल रक्त कोशिकाएं जो होती है नो, तो इसको पलिया क्या करती है? तो खत्म कर देती है। तो इसीलिए इसको कब्रिस्तान कहा जाता है। तो ये याद रखना, ये जो कि कंसेप्ट है। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्न की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो देखो, ये जो यहाँ पे लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। कितना? तो 120 दिन तक होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखो यहाँ पे लाल रक्त कणिकाएं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स कहते हैं और शॉर्ट में आरबीसी कहते हैं। तो देखो, यहाँ पे इसका मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन को शरीर के हर हिस्से तक पहुँचाना। किसका काम होता है? तो लाल रक्त कणिकाएं का ऑक्सीजन को शरीर के हर अंग तक पहुँचाना इसका कार्य होता है। परंतु इनका जीवन हमेशा के लिए नहीं होता। इनका मतलब औसत जीवन काल कितना दिनों के लिए? तो 120 दिनों के लिए होता है। और उसके बाद ये पुरानी हो जाती है। मतलब इसके 120 दिन होता है, उसके बाद ये पुरानी हो जाती है और पलिया उन्हें नष्ट कर देती है। तो ये भी आपको कंसेप्ट है जो कि आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ है, उसको डिकोड कर दिया है। 33 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। कहाँ पे? तो ये तो आपको बताए थे कि जब मानव शरीर में लाल रक्त
कण का निर्माण कहाँ पे, तो अस्थि मज्जा में होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 34 नंबर क्वेश्चन है, आरबीसी का उत्पादन निम्न में से किसके द्वारा होता है। तो किसके द्वारा, तो ये अस्थि मज्जा के द्वारा होता है, जो कि ये हड्डियों में पाए जाते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 35 नंबर क्वेश्चन है, उच्च उतांश पर मानव शरीर में आरबीसी। तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या होता है, तो उच्च उतांश मतलब ऊंचाई पर मानव शरीर में आरबीसी क्या होती है, तो आरबीसी की संख्या बढ़ जाएगी। तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अब देखो यहाँ पे क्यों बढ़ जाएगी, इसको हम देख लेते हैं। तो देखो, जब कोई व्यक्ति ऊंचाई पर जाता है, जैसे पहाड़ों पर, तो तो वहाँ की हवा में ऑक्सीजन कम हो जाती है। जब भाई आप जैसे कि ऊंचाई पहाड़ वार्ड पे जाओगे, तो वहाँ की हवा में ऑक्सीजन कम हो जाती है, और इस स्थिति से निपटने के लिए शरीर क्या करता है, तो इस स्थिति से निपटने के लिए शरीर आरबीसी की संख्या बढ़ा देता है, जो कि अभी हमने क्वेश्चन में देखे थे, ताकि रक्त अधिक मात्रा में ऑक्सीजन को वहन कर सके। तो देखो, ये भी आपको कंसेप्ट बता दिया हूँ, तो ये आपको याद रखना है। तो देखो यहाँ पे एक बार और बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे उच्च उच्चांश मतलब हो गया कि ऊंचाई पर मानव शरीर में आरबीसी क्या होता है, तो आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। अब देखो क्यों बढ़ेगी, अब इसको हम जानते हैं। तो देखो, जब कोई व्यक्ति ऊंचाई पर जाता है, जैसे पहाड़ पर, तो वहाँ की हवा में ऑक्सीजन कम हो जाती है, और इस स्थिति से निपटने के लिए शरीर क्या करता है, तो आरबीसी की संख्या बढ़ा देता है, जो कि क्वेश्चन में देखे थे। और क्यों बढ़ाता है, ताकि रक्त अधिक मात्रा में ऑक्सीजन को वहन कर सके। तो ये भी आपको ये याद रखना है। 36 नंबर क्वेश्चन है, सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य है। तो जो सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या होता है, तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या होता है, तो रक्त प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, ये सफेद रक्त कण का कार्य होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखो यहाँ पे हम जान लेते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं के मतलब डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी जिसे वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, हिंदी में श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो शरीर की रोगों से रक्षा करना, ये जो कि डब्ल्यूबीसी का कार्य होता है। और ये शरीर की रक्षा प्रणाली मतलब रक्षा प्रणाली का हिस्सा है। और जब कोई वायरस, बैक्टीरिया या परजीवी शरीर में आता है, तो यहाँ पे तो डब्ल्यूबीसी उसे क्या करती है, तो डब्ल्यूबीसी उसे पहचान कर नष्ट कर देते हैं। तो ये भी आपको जानना है। 37 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त कणों की कौन सी किस्म सबसे अधिक होती है। तो देखो, आपसे क्वेश्चन को पहले समझना, मतलब मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त कणों मतलब डब्ल्यूबीसी की कौन सी किस्म सबसे अधिक होती है। तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। किस कौन सी होती है, तो सबसे अधिक इसमें लिम्फोसाइटस होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो देखो, अब यहाँ पे हम जान लेते हैं। यहाँ पे डब्ल्यूबीसी जो है ना, ये कितने प्रकार का है, तो ये 5 प्रकार का होता है। तो देखो यहाँ पे डब्ल्यूबीसी को वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, और ये 5 प्रकार का होता है। अब ये 5 प्रकार कौन कौन सा है, तो देखो यहाँ पे हम जानते हैं। प्रकार यहाँ पे है, यहाँ पे इसका कार्य है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रतिशत, ये कार्य है और ये प्रकार है। तो देखो, एक होता है न्यूट्रोफिल्स, जो कि हमने अभी देखे थे। तो न्यूट्रोफिल्स जो होता है, इसका क्या कार्य है, बैक्टीरिया से रक्षा करना। और ये कितना परसेंट पाया जाता है डब्ल्यूबीसी में, तो ये 60 से 70% पाया जाता है। और दूसरा का क्या है, तो लिम्फोसाइटस, जो कि इसका कार्य क्या है, वायरस से रक्षा करना। और ये कितना परसेंट पाया जाता है, तो ये 20 से 25% पाया जाता है। तीसरा का कौन सा है, तो मोनोसाइटस है, जो कि इसका कार्य क्या है, यहाँ पे रोगाणु निकालना इसका कार्य है। और ये कितना पाया जाता है, तो 3 से 8%। और यहाँ पे 4 नंबर है, जो कि यहाँ पे इयोसिनोफिल्स है, 4 नंबर, जो कि ये इसका कार्य क्या है, तो परजीवी और यहाँ पे एलर्जी से रक्षा करना इसका ये कार्य है। और ये कितना परसेंट, तो ये 2 से 4% पाया जाता है। और 5 नंबर जो है यहाँ पे बेसोफिल्स, जो कि इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य जो है हिस्टामिन रिलीज करना। और ये कितना पाया जाता है, तो ये 0.5 से 1% पाया जाता है।
तो ये जो है WBC कितने प्रकार का, 5 प्रकार का होता है। कौन कौन से इसका कार्य है, कितना परसेंट में पाए जाते हैं, हमने देख लिए। और ये याद रखना क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। और देखो यहाँ पे जो कि हमने यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स क्यों जरूरी है जो कि इसको देखे थे। तो ये जो न्यूट्रोफिल्स है ना, ये सबसे पहले संक्रमण स्थल पर पहुँचते हैं और ये शरीर की प्राथमिक सुरक्षा पंक्ति है। कौन से, तो न्यूट्रोफिल से, जो कि आपको याद रखना 5 जो प्रकार है WBC का, उसी का जो एक फर्स्ट प्रकार है न्यूट्रोफिल्स, जो कि ये क्यों जरूरी है तो ये आपको यहाँ पे बता दिए। अब 38 नंबर क्वेश्चन है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है। तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन से, तो देखो यहाँ पे WBC ये मतलब वाइट ब्लड सेल्स, जो कि जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है, तो WBC। तो आओ इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर हो जाए। अब बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। तो देखो यहाँ पे जब कोई बाहरी पदार्थ जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी या कोई अन्य हानिकारक तत्व शरीर में घुसता है तो WBC मतलब यहाँ पे श्वेत रक्त कणिकाएं तुरंत सतर्क होकर लड़ाई शुरू करती हैं। क्या करती है, तो लड़ाई मतलब उससे सामना करती है बैक्टीरिया से। 39 नंबर क्वेश्चन है, रक्त समूह के खोज करता है। तो रक्त समूह के खोज करता कौन है, तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन, तो यहाँ पे लैंड स्टीनर, जो कि ये रक्त समूह के खोज करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखो यहाँ पे रक्त समूह की खोज कब हुई थी, तो 1901 ईस्वी में हुई थी। अब देखो यहाँ पे डॉक्टर कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। किसकी खोज, तो रक्त समूह की। और इन्होंने मानव रक्त को कितने भागों में, तो यहाँ पे ए मतलब ए ब्लड, बी और उसके बाद ए बी और ओ समरक्त समूहों में विभाजित किया। और इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इसलिए इन्हें ब्लड ग्रुप सिस्टम के जनक कहा जाता है। किसको, तो कार्ल लैंड स्टीनर को। 40 नंबर क्वेश्चन है, RH फैक्टर का पता लगाया। तो RH जो फैक्टर है इसको पता किसने लगाया, तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। किसने लगाया था, तो लैंड स्टीनर और वियनर ने, जो कि यहाँ RH फैक्टर का पता लगाए थे। तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अब देखो यहाँ पे हम RH फैक्टर के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो ये जो RH फैक्टर की खोज कब हुई थी, क्योंकि एग्जाम में पूछा हुआ है। तो 1940 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी RH फैक्टर की। अब RH फैक्टर क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो देखो RH फैक्टर क्या है, तो ये जो RH फैक्टर है ना, ये RBC की सतह पर पाया जाने वाला एक प्रोटीन होता है। किसकी सतह पर, तो ये RBC की सतह पर पाए जाने वाले एक प्रोटीन होता है। यदि किसी व्यक्ति के रक्त में यह प्रोटीन होता है तो उसका रक्त समूह क्या है, तो RH पॉजिटिव कहलाता है। यदि नहीं होता है तो उसे RH निगेटिव कहते हैं। देखो अब इस आसान भाषा में समझते हैं। ये जो RH फैक्टर क्या होता है, तो ये RBC की सतह पर पाए जाने वाला प्रोटीन होता है। कौन, RH फैक्टर। और जो RH फैक्टर है यह किसी व्यक्ति के रक्त में प्रोटीन होता है जो उसका रक्त समूह RH, जो अगर RH प्लस है तो वो पॉजिटिव में है, यदि नहीं है तो देखो अगर वो नहीं है तो ये क्या है, तो RH निगेटिव में है। यही होता है RH फैक्टर। 41 नंबर क्वेश्चन है, किस रक्त वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है। तो किस में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है, तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये जो वो रक्त समूह है नो, इसमें कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 42 नंबर क्वेश्चन है, किस रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। तो कौन से रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। किसमें, तो ए बी जो है नो, इसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 43 नंबर क्वेश्चन है, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीजन
दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है, तो मतलब किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये जो ओ है नो, तो इसमें दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है, तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 44 नंबर क्वेश्चन है, किस रक्त वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है? तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। वो जो है रक्त वर्ग, इसमें कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 45 नंबर क्वेश्चन है, एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो, तो एंटीजन कैसा जो यानी जो शरीर के तापमान को कम करता है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। 45 का आंसर ये नहीं होगा। और यहाँ पे हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, नहीं ये भी नहीं होगा। प्रतिरक्षा के निर्माण को बढ़ावा देता है, हाँ ये होगा। ये जो एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा के निर्माण को बढ़ावा देता है, तो 45 का आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो देखो किसके विरुद्ध इसका कार्य होता है एंटीबॉडी का, तो 46 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध? तो ये संक्रमण के विरुद्ध होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका सही आंसर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे कुछ जान लेते हैं। तो एंटीबॉडी शरीर की रक्षा प्रणाली का हिस्सा होती है। क्या होती है? तो ये शरीर की रक्षा प्रणाली के हिस्सा होती है। इसका मुख्य काम क्या होता है? तो देखो इसका मुख्य काम शरीर में आए वायरस, जैसे वायरस, बैक्टीरिया या किसी अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीव से लड़ना होता है, इसका कार्य एंटीबॉडी का। और जब कोई संक्रमण शरीर में प्रवेश करता है, तो श्वेत रक्त कोशिकाएं मतलब WBC एंटीबॉडी बनाकर उस संक्रमण को निष्क्रिय कर देती है। 47 नंबर क्वेश्चन है, RS फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो आपको बताना है ये किससे संबंधित है। तो देखो इसका नाम जो है ये बंदर से संबंधित इसका नाम है RS फैक्टर का, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो देखो यहाँ पे RS फैक्टर से कुछ हम जान लेते हैं। बंदर से ही क्यों इसका नाम संबंध है? तो देखो RS फैक्टर का पूरा नाम क्या है? तो रिसस फैक्टर, रिसस इसका रिसस फैक्टर RH का मतलब पूरा नाम है। और यह नाम रिसस मंकी से मतलब रिसस बंदर के नाम पर पड़ा है, नाम पर रखा गया है। और वैज्ञानिकों ने सबसे पहले इस प्रकार का रक्त समूह एंटीजन रिसस बंदर की लाल रक्त कोशिकाओं में पाया था, और बाद में यह मनुष्य में भी पाया गया, इसलिए इसका नाम RS फैक्टर रखा गया है। तो ये भी याद रखना है, जो कि ये जो RS फैक्टर है ये किस जानवर से इसका नाम लिया हुआ है? तो रिसस बंदर से, तो ये आपको याद रखना है। 48 नंबर क्वेश्चन है, RH तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? तो देखो ये जो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। RH तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? तो देखो यहाँ पे RH पॉजिटिव पुरुष का होगा तथा RH निगेटिव महिला का होगा नो, तो ये विवाह के जोड़ी के लिए उपयुक्त नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 49 नंबर क्वेश्चन है, संतानों को भ्रूणीय अवस्था में माता पिता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त थक्का बनने से मौत हो जाती है। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस कहा जाता है, और इसका कारण क्या है? तो देखो इसका कारण क्या होता है? तो पिता का RH जो कि पॉजिटिव होगा और माता का RH क्या होगा? तो निगेटिव होगा। तो इस स्थिति में क्या होता है? तो इस स्थिति में इरिथ्रोब्लास्टोसिस बीमारी हो जाती है, और इस बीमारी में क्या होता है? तो गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से बच्चे की मौत इससे हो जाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका सही आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है। तो देखो आपको बताना है कि रक्त में कौन सी पाई जाने वाली धातु है। तो गाइस अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कर बताइए कि आपको किस तरह से वीडियो चाहिए। अगर आप हर एक ऑब्जेक्टिव को कंसेप्ट में समझना चाहते हैं तो मैं उस तरीके से भी ऑब्जेक्टिव आपके सामने लाऊंगा। और हर एक एग्ज़ाम में जितना पूछा हुआ है एग्ज़ाम में, ये सब टॉपिक बाई टॉपिक ऑब्जेक्टिव है,